आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। बीएड के छात्रों के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, जाहिर सी बात है इससे सरकार भी दबाव में है, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी ताकत है। आप सभी लोग सुस्त हैं और अपने आप में ही व्यस्त हैं। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना आपके लिए मर रहा है, ठीक है ना। आप विभिन्न प्रकार के उन चैनलों को विजिट करना पसंद करते हैं जो कि आपके विरोध में हमेशा ही बोलते रहें, सिर्फ अपडेट देते हैं कि फलानवा जगह से ये अपडेट, ढमकवा जगह से ये अपडेट, बस। बाकी आपके लिए फील्ड वर्क कुछ भी नहीं होता, शून्य बटा सन्नाटा। लेकिन जो चैनल आपके लिए प्रयास करें, आप उनको सपोर्ट करना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ उनका ही कार्य है ना, वो ये हमारा कार्य है, ये आपका कार्य नहीं बनता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कुंभकर्ण को भी 6 माह बाद ज़बरदस्ती सोने से, उसकी निद्रा पूरी होने से पहले उठा दिया गया था, और उठते ही उसने जो है रावण को सच्चाई बताने की और बहुत समझाने की कोशिश की थी कि आप जिससे वैर मोल ले रहे हो, जाहिर सी बात है वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, भगवान श्री राम। लेकिन आप सभी लोगों को आपकी निद्रा अभी नहीं टूट रही है, टूटेगी, लेकिन जब सब कुछ लुटा पिटा देंगे तब टूटेगी। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, आप सभी लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ। डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र सोच रहे थे कि बीपीएससी से उन लोगों का परिणाम जारी हो जाएगा और बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। बीएड विद्यार्थियों को किसी भी भर्ती परीक्षा से बाहर करना इतना आसान नहीं है। केवीएस में भी एमएचआरडी का निर्देश आ चुका है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए जिस तरीके का स्टैंड अपनाया जा रहा है, जिस तरीके से राज्यों ने स्पेशल अनुमति के लिए पत्र लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है ना, उसमें मध्य प्रदेश भी है, क्योंकि 5 अक्टूबर को उनकी सुनवाई लगी हुई है और 5 अक्टूबर के पहले एमएचआरडी और एनसीटी उनको स्पेशल अनुमति दे भी देगी और इसी स्पेशल अनुमति को वो प्रस्तुत भी कर देंगे, ठीक है ना। वहाँ वर्ग 3 में बीएड विद्यार्थी बच जाएंगे, ठीक। दूसरा ये कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में होनी है, वो बिना बीएड विद्यार्थियों के नहीं होगी, ठीक है ना। आप उनकी संशोधित नियमावली को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की शिक्षक सेवा नियमावली में और उत्तर प्रदेश शासन को 5 वर्षों के लिए, ठीक है ना, 1 या 2 वर्ष नहीं, 5 वर्षों के लिए स्पेशल अनुमति मिल चुकी है। मुद्दा सिर्फ स्पेशल अनुमति का नहीं है, मुद्दा है बीएड विद्यार्थियों को पुनः पीआरटी भर्ती में जीवित करना। अभी कई राज्यों ने डिक्लेरेशन याचिका की थी सर्वोच्च न्यायालय में, और जाहिर सी बात है डिक्लेरेशन इस चीज़ को लेकर के है कि क्या गाइडलाइन मानी जाए, आपके आदेश का प्रभाव कितना होगा, क्या होगा, किन किन भर्तियों पर लागू होगा, इन तमाम तथ्यों को लेकर के। और डिक्लेरेशन में ये भी आता है कि एनसीटी अपनी गाइडलाइन स्पष्ट करे, और एनसीटी जो एक एलिजिबिलिटी नियामक संस्था है जो मान्यताएं देती है, वो संस्था पूर्णतः एमएचआरडी के अधीन है, ठीक है ना। जैसे आप किसी कंपनी के मालिक हों तो क्या कंपनी आपके आदेश के विरुद्ध जा कर के कोई डिसीजन कर सकती है? नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप उसके मालिक को, आप जो चाहोगे वही होगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से एमएचआरडी के अधीन एनसीटी है, और एमएचआरडी जो प्रस्ताव बना करके उनको देती है, जो दिशा निर्देश देती है, उसी के अकॉर्डिंग कार्य होता है, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग सुस्ती अगर नहीं दिखाओगे तो हम लोग बहुत जल्दी ही एमएचआरडी के माध्यम से एक विस्तृत बेंच में याचिका करा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय को उस आदेश के अगेंस्ट, ताकि हमें स्टे मिल सके और हमें राहत मिल सके, ठीक है ना। एमएचआरडी तैयार है कि हम इसमें मुख्य पिटिशनर बन जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे टीम के सदस्यों का ट्वीट, जिन्होंने इस बात की जानकारी दी है
कि विस्तृत बेंच 5 जजों की पीठ में जा सकता है यह मामला, और ये जाएगा भी, क्योंकि मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ हम लोगों की पूरी तैयारियां हैं। हम लोग कोर्ट से लेकर के शासन स्तर तक जिस मजबूती के साथ आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, सच बताऊं, यकीन करिए आपके घर वाले, आपके माता पिता भी इतनी मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपका भाई होने के नाते मैं आप सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि केवल इतने तक ही हम लोगों का आंदोलन सीमित है, नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि आंदोलन समाप्त हो चुका है, आप लोग सोचते होंगे कि विद्यार्थी अपने घरों में बैठ चुके हैं, ऐसा नहीं है। हर जिले में लगभग ऐसा कभी कोई दिन नहीं जाता है जबकि वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बीएड के विद्यार्थी मिलकर के ज्ञापन न देते हों या रैलियां न निकालते हों, ठीक है ना। महापंचायतों का आयोजन, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन, धरना प्रदर्शन, रैलियों का आयोजन, ये कंटिन्यू चल रहा है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्पेशल अनुमति प्राप्त करने के लिए एनसीटी और एमएचआरडी को लेटर लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ की जो कंडीशन थी उनको बहुत दयनीय बताया था, ठीक है। उसके माध्यम से ही उनको ये रिलीफ मिली है। ये सत्य है कि आप आगामी आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में वैलिड होंगे, लेकिन जिस तरीके से बीएड के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की भर्तियों से बाहर किया गया, जिस तरीके से उनके रिजल्ट को रोका गया, जिस तरीके से उनको काउंसलिंग पर संकट आई, जिस तरीके से उनका सीटेट आर्ट के रिजल्ट पे भी इनवैलिड दिखाया गया, उससे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा उद्वेलित थे। हम सभी लोग उनकी समस्याओं को भली भांति समझते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं किसी एक पक्ष को साथ दे रहा हूँ, क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वाले छात्रों का ये कहना होता है कि आप जो है केवल बीएड विद्यार्थियों का पक्ष लेते हैं। बीएड विद्यार्थी इस समय पूरी तरीके से परेशान हैं, इसलिए उनका पक्ष लेना ज़रूरी हो जाता है। और आप लोग ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जिस चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें से सफलता लेकर के ही लौटते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का ये जो मिशन है हर हाल में हर कीमत पे 26 तारीख के पहले सक्सेस होना चाहिए। इसके लिए आप सभी लोगों को भी मजबूती के साथ प्रयास करना होगा, ठीक है ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन की नियमावली उठा करके देख लीजिए, और अधिकारियों में जो सुगबुगाहट है, मंत्री स्तर पे जो सुगबुगाहट है, जो बातें हो रही हैं कि बीएड विद्यार्थियों को किसी भी कीमत पर बाहर करके हम लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि इनकी संख्या 2, 4, 10, 15, 20 लाख नहीं है, इनकी संख्या करोड़ों में है। 2018-19 इलेक्शन लोकसभा के पहले ही बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक में एलिजिबिलिटी दी गई थी, आप सभी लोगों को याद होगा, 28 मई सन 2018। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बीजेपी ने 5 साल शासन करने के बाद भी केंद्र सरकार में अपनी सत्ता को और मजबूती के साथ उसमें वापसी की, ठीक है ना। पूरे देश से उनको जो है मतलब सीटें मिली हैं। तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इनका पॉलिसी मैटर है, और पॉलिसी मैटर को लेकर के वैसे भी मोदी सरकार काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहती है, और इस मामले में केवल हमारी हार नहीं थी, इस मामले में एमएचआरडी की भी हार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हार थी। और एमएचआरडी ने उस बात को एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट भी किया कि हमसे जो ये गलतियां हुई हैं, इन गलतियों को हम सुधारेंगे। सर्वोच्च न्यायालय बीएड विद्यार्थियों के अगेंस्ट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ नियम और कानून को मान करके चलने वाली संस्था है, क्योंकि अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनका अतिक्रमण करेंगे, तो कोई भी कितना भी मजबूत आपका विधेयक या अध्यादेश क्यों ना हो, सर्वोच्च न्यायालय उसको तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो न्याय व्यवस्था है और इंडिया के 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा है उन पर। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय की वो टिप्पणियाँ, जिन्होंने बीएड विद्यार्थियों के लिए ये कहा था कि यदि आप इनको लाना चाहते हैं तो आप इनको पूरी तरीके से कानूनी तौर पर लाइए, और क्या ज़रूरत है इनको लाने की ये भी बताइए, ठीक है ना। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के एक विस्तृत जो रिट पिटीशन है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। बहुत सारे राज्यों ने अपना तर्क भी दे दिया है, क्योंकि लगभग 19 राज्यों ने बीएड के समर्थन में पत्र लिखा है कि हम बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करना चाहते हैं। उसमें पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और अंतिम नंबर पे आपका असम है, ठीक है ना, जहाँ पे बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की बात कही जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब विस्तृत बेंच में अप्लाई किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विस्तृत बेंच में याचिका करने के बाद ही, ठीक है ना,
आप सभी लोगों को काफ़ी सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एमएचआरडी की तरफ से महान्यायवादी बहस करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है ना, जो चीज़ें टीम वर्क किया जाता है भाई मेरे, ऐसे ही आप लोगों को अपडेट नहीं दिए जाते हैं। लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग वीडियोस भी नहीं देखते हैं, आप लोग हैं कि आप लोग किसी तरीके से सहयोग करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अगर आप सहयोग करने के लिए तैयार नहीं, शेयर करने के लिए तैयार नहीं, लाइक करने के लिए तैयार नहीं, सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, तो क्या हम लोगों को जो है मतलब खाली इतना समय है कि हम लोग फालतू में फाई फाई करते रहें? इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सत्यम जी लखनऊ में संभाल रहे हैं कमान, विनीत गर्ग जी हरदोई से कमान संभाल रहे हैं, दीपेंद्र कुशवाहा जी लखनऊ की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे कई टीम के सदस्यों का जो मनोबल है वो इसमें एकदम प्रगाढ़ है, उच्च है, क्योंकि हम सभी लोगों को पूरा यकीन है कि जिस तरीके से हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफल होगा, 100 to 100% सफल होगा। और एनसीटीई के संशोधित गाइडलाइन में बीएड के विद्यार्थियों को पुनः पीआरटी में सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि इसका संशोधित प्रस्ताव अब बहुत जल्दी ही कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से पारित किया जाने वाला है। ठीक है ना, अब मोदी जी भी पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं। ठीक है, अब कैबिनेट की मीटिंग होगी, हो सकता है आज हो सकता है कल हो, लेकिन जब भी ये मीटिंग होगी बीएड का ये संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से पारित कर दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने पार्टी बनाई है, इनको जो है बिहार गवर्नमेंट को सर्वोच्च न्यायालय में बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि बीपीएससी के छात्रों को बाहर किए जाने के संबंध में हम लोग स्वयं बहुत ज़्यादा उद्विग्न थे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा भैया हम लोग बाहर हो गए। तो भैया आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, बस आप लोगों को सहयोग करना है। आप लोग साथ रहिए, आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, शेयर करिए वीडियोस को, ताकि हमारे टीम का जो मनोबल है वो उत्साहित रहे, बढ़ता रहे। बीपीएससी ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिजल्ट पर रोक लगा दी है, तब तक आप सभी लोगों का निर्णय भी हो जाएगा, क्योंकि 10 अक्टूबर के पहले रिवाइज्ड गाइडलाइन आनी है। 45 दिन का जो समय दिया गया था वो पूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, और पूरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद आप लोगों की रिवाइज्ड गाइडलाइन आ जाएगी, क्योंकि एनसीटी जब तक ये सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं करेगी तो फलाना जगह अंदर किए जा रहे हैं, वहाँ अलग नियमावली आ रही है, वहाँ अलग नियमावली आ रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के। और सारा कुछ देखने के लिए किसके ऊपर मिल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको डिमोलिश कर दिया है, इसकी वजह से बीएड विद्यार्थियों को बाहर किया जा रहा है। मतलब करना किसी और का, भरना किसी और को है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्टिव हो चुकी है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही राहत प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है ना, और एनसीटी और एमएचआरडी का सबसे बड़ा हथियार बना है ये चीज़ को लेकर के कि 10 राज्यों ने लिख दिया कि हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं चल रही हैं प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की, उसके संबंध में हमें शिथिलता चाहिए एलिजिबिलिटी में। ठीक है ना, 10 राज्यों ने लेटर लिख दिया। ये सबसे बड़ा आधार बन गया विस्तृत बेंच में जाने का। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 26 तारीख को मीटिंग होने वाली है राज्यों की, ठीक है ना, एमएचआरडी और आपके एनसीटी के साथ में, उसमें भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, बहुत बड़ा आधार बनेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डीएलएड और बीटीसी के जो कोर्सेज हैं उसको समाप्त करके इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय बीएड कोर्स और 2 वर्षीय बीएड कोर्स, इन्हीं चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट आगे बढ़ने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में 2 भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होगा, इस पर भी राय मशवरा किया जाएगा। ठीक है ना, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों में सजगता होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं, लेकिन आपके अधिकारियों की लड़ाई आपका ये भाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। हम सभी लोगों की जो विस्तृत बेंच की याचिका है उसको एमएचआरडी को दिखाया जाएगा। अगर एमएचआरडी उस पर जो है एग्री होती है तो उसको फाइल किया जाएगा, और एमएचआरडी की जो विस्तृत बेंच की याचिका तैयार हुई है 336 पेज की, उसको कंपेयर किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या तर्क हैं, क्या तर्क छूट रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के। क्योंकि इनको ट्रेनिंग देने वाले, मतलब डीएलएड और बीटीसी वालों को ट्रेनिंग देने वाले की एलिजिबिलिटी क्या होती है, अध्यापकों की ट्रेनिंग जो मतलब ट्रेनिंग देते हैं उनकी एलिजिबिलिटी भी बीएड प्लस स्नातक होती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब स्नातक कोई विद्यार्थी हो जाता है तो वो सारी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाता है।
आप सभी लोगों को याद होगा एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही आदेश था कि जब 2008 में 7 में 8 में जब बीटीसी का विज्ञापन निकाला गया था बीटीसी कोर्स के लिए, पहले बीटीसी होता था, तो उसमें बीटेक वाले विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था कि ये अभियांत्रिकी हैं, ये टेक्निकल हैं, है ना, इनको स्नातक की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया था। क्या फैसला दिया था कि इन विद्यार्थियों को भी स्नातक की डिग्री इनके पास है ना, ये सभी प्रकार की भर्तियों में बैठने के योग्य हैं, आप इनको बाहर नहीं कर सकते। यह स्नातक की उपाधि धारण करते हैं तो ये सभी भर्तियों में एलिजिबल है। तब आपने नहीं सोचा, है ना, तब हाई कोर्ट ने भी नहीं सोचा कि ऐसी कोई चीज़ें होंगी, ऐसी कोई चीज़ें आएंगी, है ना। आज वही बीटेक वाले विद्यार्थी, बीकॉम वाले विद्यार्थी बीएड करके बेचारे बीच में आकर के त्रिशंकु की तरह लटक गए हैं। विषय कम्बिनेशन उनका टीजीटी पीजीटी का नहीं बन पा रहा है तो कहाँ जाए वो, उनकी डिग्रियां क्या जो है चूरन की नोट हो गई। उन्होंने भी तो 2 लाख रुपए खर्चे हैं, समय गंवाया, 2 वर्ष गंवाए हैं, मेहनत की है, एग्ज़ाम दिया है, तब जाकर के उनको डिग्री मिली है। तो क्या उनकी डिग्री जो है चूरन का नोट हो गई, किसी काम की नहीं रही वो, है ना। और जिस नियामक संस्था ने इन चीज़ों को लेकर के उनको डिग्रियों की उनकी वैलिडिटी को स्वीकार किया और उनको डिग्री दी, वो नियामक संस्था नहीं विचार कर पाई। तो अगर बीटीसी के कोर्स में बीटेक वाले विद्यार्थी सम्मिलित होकर के, परीक्षाओं में सम्मिलित होकर के, मेरिट में सम्मिलित होकर के बीटीसी का कोर्स कर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में भाग ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे विद्यार्थियों को कैसे बाहर किया जा सकता है। आप लोगों के बीपीएससी का जो मैटर है वो पूरी तरीके से सॉल्व करा लिया जाएगा। रही बात केवीएस की एक याचिका आपकी सर्वोच्च न्यायालय में भी लगी है और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि केवीएस के लिए दिशा निर्देश आ चुका है एमएचआरडी की तरफ से और बहुत जल्दी ही आप लोगों के अनुकूल डिसीजन देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है 11 तारीख वाला, उस आदेश को पूरी तरीके से लागू करना, है ना, फिलहाल थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने बीएड को सम्मिलित करने के संबंध में जो पत्र लिखा है वो आप सभी लोगों के अनुकूल है। इसलिए गवर्नमेंट और स्टूडेंट दोनों हम लोग भी वर्क कर रहे हैं विस्तृत बेंच में जाने की, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम विस्तृत बेंच में जाएं, ठीक है ना। याचिकाओं को कंपेयर किया जाएगा, देखा जाएगा और सारी चीज़ों का तर्क वितर्क करने के बाद हम सभी लोग प्रस्थान करेंगे विस्तृत बेंच में। हो सकता है एमएचआरडी ही चली जाए, ठीक है ना। आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सहयोग करें, साथ आएँ। आरओ 2023 का विज्ञापन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। आरओ 2023 का विज्ञापन आप सभी लोगों का लगभग 450 पदों का होगा। पदों की संख्या 181 थी। मैं इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, निश्चिंत रहें इसके लिए। पदों की संख्या बढ़ेगी, बढ़ी भी, ठीक है ना। आप लोगों को इसके लिए बेफिक्र होने की आवश्यकता है। रही बात एज रिलैक्सेशन की, इसीलिए आपके अन्य विज्ञापन भी अटके पड़े हैं। ओटीआर को लेकर के भी विज्ञापनों को पे संकट है, ठीक है ना। ओटीआर विद्यार्थी झमाझम कर लें और एज रिलैक्सेशन के लिए बहुत जल्दी ही निर्णय होने वाला है, ठीक। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे उन विद्यार्थियों को, हमारे उन भाई बहनों को बहुत जल्दी ही एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकार का पॉजिटिव इंटेंट है इस पर और आप लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विषय कम्बिनेशन को लेकर के। सब्जेक्ट कम्बिनेशन का ये मुद्दा सिर्फ एक स्टूडेंट का मुद्दा नहीं है। विषय कम्बिनेशन का ये मुद्दा लोक सेवा आयोग के लिए भी सरदर्द बना हुआ है, शिक्षा निदेशालय के लिए भी सरदर्द बना हुआ है और हम सभी लोगों ने अधिकारियों के माध्यम से ही इन चीज़ों को लेकर के प्रयास करवाए और उसका ये परिणाम हुआ कि इस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है, ठीक है ना। और इन विद्यार्थियों के लिए एनसीटी को जो लेटर लिखा गया, यूजीसी को जो लेटर लिखा गया, उनके संबंध में भी उनसे भी जानकारी मांगी गई, राय मशवरा किया गया है कि आखिर इन विद्यार्थियों का क्या किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि पीआरटी का जो भाई इसका एक मजबूत पक्ष बना, ठीक है ना। बस ये था कि मतलब पहल करने की ज़रूरत थी। जो पहल करेगा जाहिर सी बात है उसका कार्य हो जाएगा। अब पहल नहीं होने पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी बेचारे कहाँ जाएं, किससे पहल करें। वो एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मंच ढूंढते हैं जिनके माध्यम से वो अपनी समस्याओं को रख सकें, ठीक है ना। जाहिर सी बात है हर विद्यार्थी तो अधिकारियों के पास नहीं जा सकता ना, हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं जो है वो प्रयास नहीं कर सकता ना। वो सिर्फ घर में रह करके पढ़ना जानता है, वो मेहनत करना जानता है,
ठीक है ना। लेकिन उसकी जो प्रतियोगी जीवन की जो समस्याएं आती हैं वो एक मंच देखता है, कि एक माध्यम ढूंढता है जिसके माध्यम से वो अपनी बातों को रख सके, और उसका वो मंच, वो माध्यम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बनता है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को मैसेजेस पढ़े हैं, जिसमें उन्होंने पूरे तरीके से इस बात को एक्सेप्ट किया कि भैया आप ही कुछ कर सकते हैं। तो भैया अगर कुछ कर सकते हैं तो भैया आपके लिए कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हमें जिस तरीके से हम पे भरोसा जताया है, उस भरोसे को कायम रखने की जो जिम्मेदारियां हैं वो हम पे भी हैं, और उसके लिए प्रयास करना भी हमारे लिए पूरी तरीके से नैतिक कर्तव्य हमारा बन जाता है। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। बहुत से लोग कह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आपका निरस्त हो जाएगा। भैया ये निरस्त होने वाला विज्ञापन नहीं है, ठीक है ना, अर्जी फर्जी विज्ञापन है जो निरस्त हो जाएगा। हालांकि मानता हूं कि इसमें पदों की संख्या बेहद कम थी, जिसको हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के सम्मुख रखा था तो वो भी हंसने लगी थी। लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। इसमें पदों की संख्या बढ़ चुकी है और लगभग 10,000 तक हो गई है इसमें पदों की संख्या, और ये विज्ञापन निरस्त नहीं होगा किसी कीमत पे, किसी भी उस पर। और ये परीक्षा आपकी फरवरी में नहीं जाएगी, ये परीक्षा इसी वर्ष होगी। आप सभी लोगों की तैयारियां करते रहिए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, और सूचना प्राप्त हुई है कि 25 सितंबर तक आपका ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूरी नियमावली बन जाएगी, क्योंकि अधिकारियों के लगातार अब मीटिंग चल रही है। और जो स्पेशल अनुमति बीएड को लेकर के प्राप्त हुई है, इसके संबंध में भी वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि आपको प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, स्पेशल अनुमति के तहत। और उस नियमावली में जो है मतलब इस बात का उल्लेख भी होगा कि एनसीटीई की तरफ से स्पेशल अनुमति प्राप्त हुई है, 5 वर्ष के लिए शिथिल किया गया है एलिजिबिलिटी को, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के चुनौती भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एलिजिबिलिटी को क्लियर करने की जो संस्था है वो आपका एनसीटीई है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम लोगों का उत्साह मंद न पड़े, ठीक है ना। और रही बात आपके एग्ज़ाम की टीजीटी पीजीटी की, चिंतित बिल्कुल मत होइए, बहुत जल्दी आप लोगों की परीक्षाएं हो जाएंगी। आप लोग तैयारियां करते रहिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में भी 2 मुद्दे ऐसे हैं जो कि विद्यार्थियों को परेशान कर रहे हैं। पहला मुद्दा है विषय कम्बिनेशन का, और दूसरा मुद्दा है एज रिलैक्सेशन का, ठीक है। और डीएलएड और आपके जो मतलब विद्यार्थी हैं नॉन बीएड के, जो कला विषय में प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन आदि को लेकर के कार्य करते हैं, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि टेक्निकल, फाइन, बीएफए और आपका प्रावधिक, ये ऐसी डिग्रियां हैं जो कि मतलब नॉन बीएड की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन ये कला विषय टीजीटी में एलिजिबल होती हैं, ठीक है ना, टीजीटी में एलिजिबल होती है, एलटी ग्रेड में एलिजिबल नहीं होती हैं। एलटी ग्रेड में ये तभी एलिजिबल होंगी जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में संशोधन हो जाएगा, एलटी ग्रेड की नियमावली में संशोधन हो जाएगा, मतलब जो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें संशोधन होगा। और इसके संशोधन की प्रक्रियाओं में जो 3 प्रस्ताव भेजे गए हैं शिक्षा निदेशालय के माध्यम से,